Very good morning, dear students. This is the third part of chapter 5 of English of your supplementary book, Gandhi's struggle in South Africa. This is the third part. The petition that had been sent to Lord Ripon yielded a very good result. अब जो petition जो Lord Ripon को भेजा गया था उसका बहुत अच्छा असर हुआ. He disallowed the bill that had earlier been passed. और उसने जो उस बिल को डिसअलाउ कर दिया जो कि पहले से पास हो गया था. मतलब गांधी जी ने जो बिल पास करवाया था उसको उसने डिसअलाउ कर दिया. बाय द असेंबली ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज इंडियंस, है ना, जो इंडियंस लोग थे उनको डिसफ्रेंचाइज करने के लिए उसने ये काम किया. नाउ गांधी जी कंसंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द सेटलर्स वे ऑफ लिविंग. अब गांधी जी जो थे उनका ध्यान किस पर था? जो इंडियन लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल पर था, लाइफ स्टाइल पर कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका जीने का तरीका कैसा है. द यूरोपियंस ऑफन कंप्लेन ऑफ देयर इनसैनिटरी हैबिट्स, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि जो इंडियन लोग थे वो ठीक से नहीं रहते हैं. एंड देयर वॉज इनफ ट्रूथ इन इट, और उसमें वाकई में थोड़ा सच भी था कि जो इंडियन लोग थे वो ठीक से उनका रहन सहन अच्छा नहीं था. सो गांधी जी आस्क्ड देम टू कीप देयर हाउसेस एंड सराउंडिंग क्लीन, और इसलिए गांधी जी ने उन इंडियन सेटलर्स को अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने को कहा. So Gandhiji asked them to keep their houses and surrounding clean and to observe rules of personal cleanliness. और उन्होंने लोगों को अपनी खुद के शरीर की, अपनी खुद की साफ सफाई करने को भी कहा. He then arranged lectures on the need of sanitation. उसके बाद उन्होंने लेक्चर भी अरेंज किए कि किस तरह से हम अपने घर के आसपास और हमारे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रख सकते हैं. At times he himself spoke at such meeting, और उस वक्त गांधी जी उस मीटिंग को खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे और खुद ही बोलते थे. The settlers were asked to live according to their socio-economic status. और वहाँ के जो सेटलर्स थे उन्हें ये कहा गया कि वो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब हम जिन लोग के साथ रह रहे हैं हमें भी उनके जैसा तरीका अपनाना चाहिए उनके साथ रहने का. At most of the people there were from गुजरात, और वहाँ के जो कुछ लोग थे, मतलब मोस्टली जो लोग थे वो गुजरात से थे. The meetings were conducted in गुजराती, और इसीलिए मीटिंग गुजराती में कंडक्ट होती थी. In order to raise public consciousness, लोगों के अंदर जागरूकता जगाने के लिए रिपोर्ट ऑफ दिस मीटिंग वर ऑलवेज सेंड टू द प्रेस में इसकी जो एक रिपोर्ट होती थी वो भेज दी जाती थी, ताकि जो लोग उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं वो उस रिपोर्ट को पढ़ के खुद साफ सफाई का ध्यान रखें और उनका भी रुझान जो है वो साफ सफाई की तरफ बढ़े. To educated people, an organization known as the Natal Indian Education Association. उसके बाद कुछ लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था नेटल इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन. वॉज ऑल्सो फाउंडेड, उसको भी फाउंड किया गया ताकि लोग जो कि अनएजुकेटेड लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए. थ्रू एजुकेशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स children, the association aimed at cultivating patriotism in them. अब एजुकेशन के साथ साथ जो ओल्ड सेटलर्स थे उनके बच्चों में और उनमें किसकी भावना थी? उनके बच्चों में उनमें कल्टीवेशन मतलब फसल बोने की, फसल उगाने की भावना थी. द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन मेट रेगुलरली. अब जो मेंबर्स थे एसोसिएशन के वो रोजाना मिलते थे, रेगुलरली मिलते थे एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू लेक्चरर्स और रिटर्न स्पीचेस. और उसके बाद वो अपने आइडियाज शेयर करते थे, अपने आइडियाज बताते थे और इवन लिखे हुए जो स्पीच मतलब वो लिख कर लेके आते थे स्पीच और वो वहां पर भाषण देते थे. द नेटल कांग्रेस वांटेड टू अक्वेंट द ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका. नेटल कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश को अक्वेंट करना चाहती थी. एंड द पीपल इंडिया विद द प्लाइट ऑफ द सेटलर्स इन साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस की क्या हालत है, क्या स्थिति है उसको बताना चाहती थी. वॉट एवर गांधी जी रोड वॉज कंसिस्टेंट विद फैक्ट. जो भी कुछ गांधी जी ने लिखा था वो सब
वो सब कंसिस्टेंसी मतलब कि एक के बाद एक उसमें न्यूज़पेपर में छप रहा था। एंड हिज स्पीचेस और राइटिंग्स हैड नो एक्सक्रेशन, और उनके जो स्पीच और उनकी जो राइटिंग्स है उसमें भी कोई एक्सक्रेशन नहीं था, सब उसमें प्रॉपरली प्रिंट कर दिया जाता था। Organizations similar to the National Congress were also founded in the Transvaal and Cape Town. ट्रांसवाल और केप टाउन में भी जो नेशनल कांग्रेस जो है उसको भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए गए। एंड थ्रू दो दिस हैड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बना दिया गया। देयर एम्स वर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, उनका जो एम था वो मोस्टली आइडेंटिकल था, मतलब पहले से परिचित। The Indian Coolies had an extremely pathetic life. इंडियन पुलिस जो लाइफ थी वो बहुत ही पैथेटिक थी, मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। वन डे अ तमिल कुली नेम्ड बालसुंदरम केम टू गांधी ऑफिस। एक बार एक कुली जिसका नाम जो कि तमिल कुली था और उसका नाम था बालसुंदरम, वो गांधी जी के ऑफिस आया। ही वॉज वेयरिंग रैक्स, उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। Two of his front teeth were broken and his mouth was bleeding. उसके आगे के दो दांत टूटे हुए थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। He had his headgear in his hand, और उसके हाथ में हेडगियर थी, हेडगियर मतलब पगड़ी थी। Because the white never allowed colored people to wear any headgear in their presence, क्योंकि जो व्हाइट लोग थे उन्होंने जो इंडियन थे उनको पगड़ी पहनने के लिए अलाउ नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे सामने ये पगड़ी पहनकर नहीं आ सकते। गांधी जी वॉज ग्रेटली मूव टू सी हिम इन सच अ स्टेट, गांधी जी का जो मन था वो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा और उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। ही आस्क्ड बालसुंदरम टू पुट ऑन हिज हेड गियर, उन्होंने बालसुंदरम से कहा कि वो अपनी पगड़ी को वापस सर पे रख ले। बालसुंदरम वॉज वर्किंग अंडर अ यूरोपियन, बालसुंदरम जो व्यक्ति था वो कुली था और एक यूरोपियन के अंडर में काम कर रहा था। That man had beaten the servant so badly, और उस व्यक्ति ने, उस यूरोपियन ने बालसुंदरम को बहुत खतरनाक तरीके से पीट दिया था। That the latter lost two of his teeth and his mouth bled, और इसको इतना पीट दिया था कि उसके दो दांत टूट चुके थे और उसके मुंह से खून भी बह रहा था। He had come to गांधी जी to narrate his woes, और फिर वो गांधी जी को अपनी परेशानी बताने के लिए वहां पर आया। This was an instance of how the Europeans in South Africa treated colored people, और इस घटना से ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीकन लोग इंडियन लोगों से किस तरह से उनको ट्रीट करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। The former regarded the latter as slaves and were always cruel to them. जो फॉर्मर थे वहाँ के रहने वाले लोग वो उनको हमेशा स्लेव मतलब गुलाम मानते थे, जो इंडियंस उनको हमेशा गुलाम मानते थे और हमेशा उनके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार करते थे। In 1894, the Natal government tried to impose a yearly tax of 25 pounds on Indian settlers. इसके बाद जो नेटल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ईयरली टैक्स लागू कर दिया इंडियन सेटलर के ऊपर 25 पाउंड्स का। Quite a large number of them had surpassed the whites in trade and agriculture because they were more industrious and had better trade skill. अब बहुत ज़्यादा लोग जो थे जो कि इंडियन सेटलर्स थे वो अब उनके पास मतलब इतनी अच्छी स्किल थी कि वो अपना खुद का जो बिजनेस है बहुत जैसे खड़ा कर सकते थे। उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा था, वो खुद बहुत स्किलफुल थे। इवन जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट लोग से ज़्यादा उनके पास नॉलेज था एग्रीकल्चर में, ट्रेडिंग में, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनती, और इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी थे। Their achievements made the Europeans jealous to them, और इस तरह से जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी उन लोगों को क्योंकि उनके पास स्किल भी थी, वेल स्किल थी, और वो लोग मेहनती भी थे। कौन? इंडियन सेटलर्स। तो ये सब देखकर साउथ अफ्रीकन लोग जो थे मतलब जो व्हाइट्स थे वो उनको देखकर जलने लगे। So in order to check further entry of Indians in South Africa, the ruler wanted to impose several restrictions on them. और इस तरह से कि लोग इतने सारे मेहनती लोग अगर यहाँ आ जाएंगे और हमसे ज़्यादा कमाएंगे तो वो लोग पीछे रह जाएंगे, और इस तरह से उन्हें बहुत बुरा लगा और इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की और ये कहा कि जो इंडियन सेक्टर से बाहर के जो इंडियन से अब उनको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाए और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए उनके यहाँ पर रहने पर।
Lots of Indians who had come as laborers were now owned house and land. अब ऐसे इंडियंस जो कि बहुत मेहनती थे, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना खुद का घर, अपना खुद का बिजनेस बना लिया, क्योंकि वो लोग लेबर थे और बहुत अच्छी अर्निंग थी उनकी। इसलिए द यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू गिव देम द राइट्स दैट दे देमसेल्व्स एंजॉयड। और यूरोपियन जो थे वो इंडियंस को खुश देखना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये फ्री रहें हमारे और ये हमारी गुलामी न करे, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे वो, और उन्हें खुश होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे। बट द नेटल गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज दिस टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इस टैक्स को लागू नहीं किया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज की इजाजत नहीं दी थी। सो द नेटल रूलर्स अप्रोच द इंडियन गवर्नमेंट विच रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम ₹25 टू £25 to £3, but agreed to the proposal of imposing this tax. अब जब गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी तो उन्होंने 25 पाउंड से लेकर उसको £3 में चेंज कर दिया। द टैक्स अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स इन इंडिया। अब जो इंडिया के लीडर्स थे, राष्ट्र नेता थे, उनका जो ध्यान है इस टैक्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ, एंड दे बिटरली क्रिटिसाइज्ड इट, और उसलिए उन नेताओं ने उसकी आलोचना की। गोपाल कृष्ण गोखले सेड दैट इट वुड ब्रेक जॉइंट फैमिलीज, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा कि इस तरह से तो जो जॉइंट फैमिली है, जो परिवार है, संयुक्त परिवार है, वो टूट जाएंगे, एंड फोर्स पीपल टू कमिट क्राइम्स, और इस तरह से लोग क्राइम भी करने लगेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। लोगों की आमदनी कम है लेकिन उनकी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो लोग क्राइम्स भी करेंगे। गांधी जी लॉन्च अ फायर्स कैंपेन अगेंस्ट दिस टैक्स, और इस टैक्स के खिलाफ भी गांधी जी ने एक्शन ली और एक कैंपेन अभियान शुरू कर दिया, फायर्स कैंपेन शुरू कर दिया। While in Pretoria, गांधी जी हैड मेड फ्रेंड्स विद सम क्रिश्चियंस। अब जब गांधी जी प्रिटोरिया में रह रहे थे तो उन्होंने वहां पर अपने कुछ फ्रेंड्स बना लिए जो कि क्रिश्चियंस थे, एंड दे स्टिल केप्ट अलाइव देयर कॉन्टेक्ट्स, और इस तरह से गांधी जी उनके कॉन्टेक्ट में भी रहते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनते थे। Contacts with Gandhiji, who was lived in Natal. In Durban, Gandhiji came in contact with the head of the South African General Mission. इसके बाद गांधी जी जो हैं वो गांधी जी साउथ अफ्रीकन जनरल मिशन के हेड से मिले। दिस क्रिश्चियन फ्रेंड्स एनकरेज हिम टू स्टडी क्रिश्चियन रिलीजियस बुक, और जब गांधी जी क्रिश्चियन लोगों से मिले वहाँ के, तो फिर उन क्रिश्चियन लोगों ने गांधी जी को इंकरेज किया कि वो क्रिश्चियन लोगों की बुक पढ़ें, धार्मिक बुक पढ़ें, पर्टिकुलरली द बाइबल। आप सब जानते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की बुक कौन सी होती है, बाइबल होती है, इसलिए उन्होंने गांधी जी को इनकरेज किया कि वो बाइबल को पढ़ें। बट एट द सेम टाइम ही रीड हिज ओन रिलीजियस बुक, और उसी समय गांधी जी अपनी खुद की रिलीजियस बुक भी पढ़ते थे, एज द उपनिषद एंड बुक ऑफ मैक्स मुलर। अब उपनिषद पढ़ते थे और मैक्स मुलर की बुक पढ़ते थे। He also read books on the life of Prophet Muhammad, यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की जो लाइफ थी, जिंदगी थी, उसकी भी बुक उन्होंने पढ़ी। अ बुक ऑफ ज़ोरेस्ट्रियनिज्म एंड सम बुक रिटन बाय टोल्स्टॉय, और उन्होंने कुछ बुक जो थी वो ज़ोरेस्ट्रियनिज्म की पढ़ी और कुछ बुक्स जो थी वो टोल्स्टॉय की पढ़ी। टोल्स्टॉय मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, टोल्स्टॉय का उनके जीवन पर, उनके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। For some time he practiced yogic exercise, और कुछ समय के लिए गांधी जी योगा प्रैक्टिस भी करते थे। His activities in South Africa made him quite popular in India, और उनकी जो एक्टिविटीज थी कि वो किस तरह के काम करते हैं, उनका जो शेड्यूल क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, इन सब चीज़ों से वहाँ के जो लोग थे, साउथ अफ्रीकन लोग, इंडिया के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। The people in India also began to realize how miserable the condition of Indian settlers in South Africa was. अब हमारे यहाँ के जो इंडियन लोग थे, जब उनको पता चला कि साउथ अफ्रीकन लोग जो हैं वो इंडियन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, तो वो उस पर बहुत ही उनको बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। नेक्स्ट पेरा इज गांधी जी लिव्स फॉर इंडिया, गांधी जी इंडिया के लिए आते हैं। गांधी जी वॉज ओनली 26 years old, गांधी जी जो कि सिर्फ कितने 26 years old थे, मतलब 26 साल के थे। shook the Europeans by organizing a campaign against the injustice the Indian settler was subjected to,
और गांधी जी ने सारे यूरोपियन को हिला के रख दिया था, क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो अन्याय किसी साथ किया जा रहा था, इंडियन सेटलर के साथ। द यूरोपियन स्टेट नॉट लाइक दिस फुली बेस्ड नाउ, लेकिन जो वहाँ के जो यूरोपियंस थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांधी जी उस वहां पर रहें, साउथ अफ्रीका में रहें। गांधी जी हैड कम फॉर अ ईयर एंड टू कंडक्ट सेठ अब्दुल्ला सिविल सूट। गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर आना था और उन्हें सिर्फ सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ना था। He had completed his work within this period by effecting a compromise between the two parties. और उन्होंने अपना काम पूरी तरह से कर लिया था और उन्होंने दोनों पार्टीज के बीच में सौदा भी समझौता करवा दिया था। Then he started a public movement to get the settlers their right. उसके बाद फिर उन्होंने एक पब्लिक मूवमेंट शुरू किया जिसमें कि उन्होंने इंडियन लोगों को उनके राइट्स दिलाने का वचन दिया। Though the public work he had taken up was incomplete. अब फिर भी पब्लिक वर्क तो जल्दी खत्म होता नहीं है, तो इसीलिए उस काम को करने में बहुत समय लगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, was incomplete and it was not the right time to go home. उन्हें लगा कि मेरा काम तो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने पूरी तरह से इंडियन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिलवाए हैं, और इसीलिए उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने घर जाने का फैसला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है मेरे घर जाने का। His domestic responsibilities, however, passed him to leave South Africa temporarily. लेकिन उनकी जो कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थी उसकी वजह से उनको कुछ समय के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा। He had already been there for 3 years, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी 3 साल से रह रहे थे। He wanted to bring his wife and children and settle down there. वहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों को ले जाना चाहते थे और वहीं पर सेटल डाउन होना चाहते थे। He had already established his legal practice and now wanted to continue it as well as the struggle for the rights of the settlers. अब उन्होंने अपनी एक लीगल प्रैक्टिस जो थी उसको एस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन वो वहाँ पर अपना जो दूसरा काम है, जो स्ट्रगल था, जो इंडियन सेटलर्स के जो हक के लिए उन्होंने स्ट्रगल ऑर्गेनाइज किया था, उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। सो इन 1896 ही सेल्ड फॉर कोलकाता, और इसीलिए 1896 में वो कोलकाता आ गए। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ये बहुत लंबी यात्रा थी। टू मेक गुड यूज ऑफ हिज टाइम ही स्टार्टेड लर्निंग तमिल एंड उर्दू, और उन्होंने अपने टाइम का यूटिलाइज करने के लिए, अपने समय का सही उपयोग करने के लिए उन्होंने तमिल और उर्दू सीखी। एट टाइम्स ही प्लेड चेस एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन के लिए अपने माइंड को मतलब और अच्छा डेवलप करने के लिए उन्होंने चेस खेलना शुरू किया। When the ship reached हुगली, जैसे ही शिप हुगली पहुंचा, गांधी जी वॉज डिलाइटेड टू सी द मदरलैंड, गांधी जी अपने मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। It seemed as if he had seen मदर इंडिया, मतलब ऐसा उनको देख के लगा कि जैसे उन्होंने भारत माता को देख लिया है। एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग, और इसलिए उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, वंदे मातरम। ही वॉज फुल ऑफ इमोशंस एंड सेड, वो पूरे इमोशन से भरे हुए थे, मतलब वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उनके जो इमोशंस थे वो बाहर आ रहे थे, और इसलिए उन्होंने कहा को बोले माँ तुम ही एबले। द सेम डे ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे बाय ट्रेन, और उसी दिन वो बॉम्बे के लिए निकले ट्रेन से। On his way, he broke his journey at Allahabad, लेकिन रास्ते में वो इलाहाबाद में रुक गए। Met the editor of the Pioneer and acquainted him with the plight of the Indians in South Africa, और वो वहाँ पर एडिटर जो था पायोनियर का उससे मिले और उन्होंने सारी बातें बताई कि इंडियंस की साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन है, क्या हालत है, क्या स्थिति है, वो उसके बारे में लिखे। द एडिटर सपोर्टेड टू सम एक्सटेंट, अब कुछ एक्सटेंट तक एडिटर ने उनको सपोर्ट किया। गांधी जी व्यू इन हिज पेपर एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स, अब गांधी जी के जो व्यूज थे, गांधी जी के जो विचार थे, वो पेपर में छपने लगे, आर्टिकल्स छपने लगे और पब्लिश होने लगे। न्यूज आइटम्स एंड एडिटोरियल कमेंट्स ऑन दिस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पर एडिटोरियल मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी आते थे। When he reached राजकोट, जब वो राजकोट पहुंचे, he did not sit silent, वो वहां पे भी चुपचाप नहीं बैठे। He wrote a pamphlet describing the pitiable condition of the Indian settlers, वो वहां पे चुपचाप नहीं बैठे और फिर उन्होंने एक पम्फलेट जारी कर दी जिसमें कि इंडियन लोगों की
वहां पर इंडियन लोगों की क्या स्थिति है उसके बारे में लिखा था। एंड द व्हाइट मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, और ये भी लिखा कि जो व्हाइट मैन है उनका तरीका, उनका व्यवहार इंडियन सेटलर्स के साथ कैसा है। एज द पम्फलेट हैड अ ग्रीन कवर, अब उस पम्फलेट का कैसा कवर था, ग्रीन कवर था। इट कैम टू बी नॉन आफ्टरवर्ड्स एज द ग्रीन पम्फलेट, और इसीलिए उस पम्फलेट को फिर ग्रीन पम्फलेट के नाम से जाना गया। इट्स कॉपीज वॉज सेंड टू ऑल द न्यूज पेपर ऑफ द कंट्री, उसकी जो कॉपीज थी वो सारे कंट्री के जो न्यूज पेपर है उनके साथ भेज दी गई। एंड वैन द यूरोपियंस ऑफ साउथ अफ्रीका हियर्ड अबाउट इट, जब यूरोपियन साउथ अफ्रीका के यूरोपियंस को जब इसके बारे में पता चला, दे वर एनरेज्ड, वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया था उस पत्रिका में जो कि न्यूज़पेपर के साथ बांटी गई थी। वो जो ग्रीन पम्पलेट था उसमें जो लिखा गया था वो सब उन यूरोपियंस के बारे में था, इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। दे डिसाइडेड नॉट टू लेट गांधी जी एंटर साउथ अफ्रीका, उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हम गांधी जी को इस साउथ अफ्रीका में एंटर नहीं करने देंगे अगेन, एंड टू किल हिम इफ ही सक्सीडेड इन एंटरिंग हियर, उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अगर गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका में प्रवेश करने में सफल हो गए तो उन्हें हम जान से ही मार देंगे। While he was in Rajkot, he came to know that plague had broken out in Mumbai. जब वो राजकोट में थे तब उन्हें पता चला कि मुंबई में प्लेग नाम की बीमारी फैली है। And that lots of people had died of plague, और प्लेग से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। He rushed to Mumbai without caring for his own life, और वो अपनी जिंदगी की बिना कोई परवाह किए, अपनी लाइफ की बिना परवाह किए वो जल्दी से मुंबई की तरफ मूव किया, उन्होंने मतलब उधर पहुंचे। एंड एक्सप्लेन टू द पीपल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेक इट, और उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है। ही फाउंड दैट इवन वेल टू डू पीपल डिड नॉट कीप देयर हाउस क्लीन, उन्होंने देखा कि लोग अपने घरों को साफ या स्वच्छ नहीं रखते हैं। सो देयर हाउसेस हैड अ फाउल स्मेल, और उनके घरों से गंदी बदबू भी आती है। He told people that cleanliness and fresh air were necessary for the prevention of plague, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि प्लेग की बीमारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई रखना, अपने घर को स्वच्छ रखना, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना। इन मुंबई ही मेट पॉलिटिकल लीडर्स, मुंबई में वो पॉलिटिकल नेता से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले इम्प्रेस हिम वेरी मच, गोपाल कृष्ण गोखले से जिन्होंने उन्हें बहुत इम्प्रेस किया। गांधी जी रिगार्डेड हिम एज हिज पॉलिटिकल टीचर, गांधी जी ने अपने आप को गांधी जी ने उनको रिगार्ड किया कि वो हमारे क्या है, पॉलिटिकल टीचर हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सॉट गोखलेस हेल्प, और हमेशा वो गोखले साहब की हेल्प लेते थे, गांधी जी गोखले साहब की हेल्प लेते थे। एंड गाइडेंस इन टेकलिंग हिज प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए उनसे गाइडिंग भी करते थे। गोखले आल्सो ट्रीटेड हिम लाइक हिज ओन सन, और जो गोखले जी थे वो गांधी जी को अपने बेटे की तरह ही मानते थे। दिस वॉज प्राइमरली बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद गांधी सेल्फलेस सर्विस ऑफ सोसाइटी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी अपने समाज के साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। फ्रॉम मुंबई गांधी जी वेंट टू मद्रास, फिर उसके बाद मुंबई से गांधी जी मद्रास पहुंचे। Their people had already heard the story of बाल सुंदरम, और यहाँ के लोगों ने भी बाल सुंदरम की स्टोरी पढ़ रखी थी। Lots of Tamilians came to meet him, बहुत सारे तमिलियंस जो थे वो उनसे मिलने के लिए आए, बिकॉज दे न्यू ही स्टूड फॉर द लेबरर्स एंड कूलीज इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन लोग को पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो कूलीज थे उनके साथ वो खड़े हुए थे और उनको उनका हक दिलाया था। गांधी जी हैड नो डाउट लर्न सम तमिल, अब कोई डाउट नहीं था कि गांधी जी को तमिल आती थी, बट ही स्टिल कुड नॉट स्पीक द लैंग्वेज, लेकिन वो फिर भी वो तमिल नहीं बोलते थे। He never liked to talk to his people in a foreign language, इवन उनको लोगों से फॉरेन लैंग्वेज में भी बात करना पसंद नहीं था। फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं था। बट ही हैड नो अल्टरनेटिव, लेकिन उनके पास उसके सिवा कोई सहारा नहीं था, क्योंकि लोग उस लैंग्वेज को, दूसरी लैंग्वेज को समझते नहीं थे। ग्रेजुअली द पीपल ऑफ द कंट्री वर अट्रैक्टेड टू हिम, और धीरे धीरे लोगों का अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ा। एंड दे बिगैन टू होल्ड हिम इन हाई स्टीम, और इस तरह से लोगों को उन्होंने बहुत देर तक होल्ड करके रखा।
फ्रॉम चेन्नई ही वेंट टू कोलकाता, इसके बाद वो चेन्नई से कोलकाता पहुंचे। देयर ही डिड नॉट नो एनीबडी, यहाँ पर वो किसी को नहीं जानते थे। ही मेट मेनी जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर बंगाली एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब वो कई सारे जर्नलिस्ट से मिले जो कि किससे वर्क कर रहे थे, बंगाली और इंग्लिश न्यूज़पेपर पे वर्क कर रहे थे। द रिस्पॉन्स ऑफ द एडिटर्स ऑफ द स्टेटमेंट एंड द इंग्लिशमैन वॉज क्वाइट इनकरेजिंग, अब वो जो एडिटर्स थे उन्होंने जो भी प्रिंट किया था उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। स्टेटमेंट्स एंड इंग्लिशमैन का वॉज क्वाइट इनकरेजिंग, मतलब जो भी कुछ उन्होंने लिखा था वो लगभग इनकरेजिंग था। दे रोट रीडिंग आर्टिकल्स व्हेन गांधी नरेटेड टू देम, और जैसे जैसे गांधी जी उनको बताते थे वैसे वैसे वो उसमें लिखा करते थे। द वाउफुल प्लाइट ऑफ द इंडियन इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने जो भी स्थिति गांधी जी को उन्होंने बताई, गांधी जी ने जो भी स्थिति वहाँ की बताई थी कि साउथ अफ्रीकन लोग किस तरह से इंडियन के साथ व्यवहार करते हैं, वो सारी जो बातें थी वो उन्होंने उसमें एडिटिंग की। सो डियर स्टूडेंट, नाउ द चैप्टर 5 हैज फिनिश्ड। थैंक यू।